पहली न्यूज हम ले रहे हैं, ये 5 लाख ईच टू ट्रांसफॉर्म ट्राइबल हाउसेस टू होम स्टे। ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अंदर 3-4 बातें हैं। एक तो जो मकान बन रहे हैं, ये एक स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, स्वदेश दर्शन स्कीम। इसके अंदर क्या है कि वहां के जो लोकल हैं, जो ट्राइबल एरियाज में रह रहे हैं, डीप फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वहां के नज़ारे बहुत अच्छे हैं और वहां टूरिज्म जा रहा है, तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, इनकी इनकम को बढ़ाने के लिए पहली बात तो ये है कि ये जो मकान बनाएंगे, ये उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। जो लकड़ी है, जिस तरह का भी है, उस तरह का मकान बनाएंगे। यदि हम वहां बाहर से अलाउ कर देते हैं तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल और ये सब बन जाएंगे और वही गंदगी मच जाएगी जो मचती है, और इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगना, ये वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो ये जो टूरिज्म की स्कीम है, ये इसके अंदर प्रधानमंत्री जनजातीय उत्थान ग्रामीण अभियान, इसके तहत है। ये क्या किया है कि 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। किस चीज के लिए दे रहे हैं? जो उनके मकान है उन्हीं को थोड़ा सा रिनोवेट करके, उन्हीं में थोड़ा सा एक्सपेंशन करके, और जो टूरिज्म जा रहे हैं लोग, उनको अपने घर में रखना। इस तरह का कल्चर बाहर बहुत है। फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप जाओगे तो उन्होंने अपने कॉटेज को देते हैं वो किराए के ऊपर, और फील लाइक होम, इस तरह की फील लगती है कि जैसे आप घर में ही हैं। अभी मैं जब मणिपुर गया था तो उसमें भी ऐसा ही था। हम जहां भी थे, हम वहां रुके ही लोग घरों में, हमने होटल वगैरह नहीं लिया। पूरा नॉर्थ ईस्ट हम घूमे तो ऐसे ही रुके। तो उससे वहाँ का कल्चर जानने का मौका मिलता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन जानने का मौका मिलता है। आप वहाँ के जो गांव हैं उसके रीति रिवाज है, उनसे आप ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। किस तरह के खेती होती है, किस तरह की लिविंग स्टाइल है उनकी, इन सब से आप जानने का आपको मौका मिलता है। और इसी तरह से अब यहाँ भी हो गया। अब हम अयोध्या में जा रहे हैं तो अयोध्या में भी हमने ऐसा ही किया। तो इसके दो बड़े फायदे हो गए। एक तो आम लोगों का, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, उन लोगों को एक मौका मिल रहा है अपनी इनकम रेज करने का, बढ़ाने का, भागीदारी करने का। और दूसरा, क्योंकि वो वहां की लाइफ से परिचित हैं अच्छे से, तो वो डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। उस इकोलॉजिकल सिस्टम जो वहां का बना हुआ है, उस सिस्टम को भी डेवलप, वो डेवलप ही होगा उनसे, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। यदि हम यहाँ से जाते हैं तो हम प्लास्टिक, लोहा और ऐसी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उनका हम यूज करेंगे, और उससे क्या होगा, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम वहां का डैमेज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। और इसके अंदर मिनिस्ट्री ने, आप ये पढ़ लेना कि एक और इन्होंने स्कीम चलाई है। इसके अंदर ये है फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या है? ये है होल्डर्स इनेबल देम फॉर मेंटेनेंस एंड कंसीडर फॉर फॉरेस्ट। सरकार एक जगह, एक फॉरेस्ट का हिस्सा जो जितना कर सकता है, उनको क्या कर रहे हैं, पट्टे पे दे रहे हैं। तो उससे दो फायदे हैं कि फॉरेस्ट मेंटेन भी हो रहा है और उनकी इनकम भी हो रही है। आप समझे बात? पट्टे पे देने का मतलब है फॉर ए लिमिटेड पीरियड आपको दिया जा रहा है देख रेख के लिए। उससे जो इनकम जनरेट होगी, उसका जो शेयर होगा, वो आप कुछ अपने पास रखेंगे, बाकी गवर्नमेंट को देंगे। या दूसरा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहां शेयर, उससे आउटपुट बहुत कम है, तो गवर्नमेंट दे रही है रख रखाव के लिए, तो आप अच्छा बेहतर रख रखाव कर रहे हो। तो ये एनवायरमेंट को एज इट इज सस्टेन करने के लिए दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है। इसी में और देखो आप इसके अंदर, तो सरकार ने इसके लिए क्या किया है? ऐसा नहीं है कि उन्हीं के ऊपर सारी चीज छोड़ दी, सरकार ने खुद भी कुछ फैसिलिटीज दी हैं। जैसे 20 लाख पक्का होम्स बनाए हैं, ठीक है, उनके रुकने के लिए। 25,000 किलोमीटर कनेक्टिंग रोड बनाई है उन विलेजेस को करने के लिए। 5,000 हेमलेट्स विद लेस देन 20 हाउस होल्ड ईच, ये बनाए हैं। 2.35 लाख हाउस होल्ड बनाए हैं। एंड अनकनेक्टेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड 25 लाख उन्होंने एलपीजी कनेक्शन दिए हैं वहां। तो 5,000 ट्राइबल विलेज अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट, और इसके अंदर सारी चीजें आपकी अवेलेबल कराइए, जिसके अंदर आपका इंटरनेट है, इंटरनेट वगैरह। तो बहुत मोटा शेयर उन्होंने लगाया इस चीज के ऊपर, ताकि वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, उनको नुकसान भी ना पहुंचे। और
एक आदमी होता है ना जो किसी भी स्किल में माहिर होता है, तो वो उस काम को बेहतर ढंग से परफॉर्म करता है, नुकसान के बिना। एक कहावत है, अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश। तो जो यहाँ से जो लोग जाएंगे वो ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। वहां के जो लोग हैं वो वहां के रहन सहन के आदी हैं। इसलिए दिस इज द रीजन। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड आर्टिकल हम ले रहे हैं आज, ये है शेड ऑफ मायोपिया, रिफोकस ऑन द रेलिवेंस ऑफ इंग्लिश। मायोपिया क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। आंख की बीमारी होती, बीमारी नहीं होती ये क्या। हाँ, एज के साथ क्या होता है कि आपको दूर का दिखना कम हो जाता है। दूर का जो फोकस है, नजदीक का तो आपको क्लियर क्लियर दिखता है, लेकिन दूर का नहीं दिखता। तो उस चीज को लेके है ये। तो ये क्या कह रहे हैं कि इंग्लिश पे रीफोकस करने वाली बात है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय क्या था कि यदि दो राज्यों के बीच के अंदर, क्योंकि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग भाषा चलती है। तमिल चलती है, तेलुगु चलती है, कन्नड़ चलती है, साउथ के अंदर खास तौर से। ठीक है, महाराष्ट्रियन है यहाँ नीचे। वो लगभग सारे राज्य जितने भी हैं, ये कोस्टल जो आप नीचे देखेंगे तो उनकी सबकी अपनी अपनी एक अलग अलग लैंग्वेज है। लेकिन उसके अंदर कनेक्टिंग लैंग्वेज जो है वो दैट इज नॉट हिंदी। कनेक्टिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश ओवर देयर वहां पर। और दूसरी यदि हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की बात, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी 55 से ज्यादा लैंग्वेजेस है। छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, वो अपनी अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। पर वहां हिंदी इज द कनेक्टिंग लैंग्वेज, वहां इंग्लिश नहीं है। वहां कनेक्टिंग, सब इतने हिंदी जानते हैं कि आपस में आप एक दूसरे को अपनी बात समझा सके। तो देखा दोनों में फर्क। ऊपर क्या है, ऊपर कनेक्टिंग लैंग्वेज हिंदी है और नीचे कनेक्टिंग लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। तो जब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमने 15 साल के लिए प्रोविजन किया था। क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश हुकूमत थी जब, तो उस समय सारा पत्राचार इंग्लिश के माध्यम से होता था। तो हमने उसको एकदम से चेंज ना करके हमने क्या किया, हमने कहा कि 15 साल तक यही प्रोविजन रहेगा, और जिन जिन राज्यों के बीच में सहमति बनती है वो हिंदी में अपना पत्राचार कर सकते हैं। यदि मान लो हरियाणा के अंदर और तमिलनाडु के अंदर पत्राचार होगा तो कैसे होगा? यदि दोनों राज्यों में सहमति बन जाती है हिंदी के लिए तो होगा, अदरवाइज लैंग्वेज इंग्लिश होगी। ठीक है। ये तो इस चीज को लेके इन्होंने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर पिछले दिनों हमने डिस्कस किया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थोड़े से क्लैशेस है। उन्होंने वो पैसा भी रोक रखा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। वो उनको लागू करने में थोड़ी हिचकिचाहट है, उनको लग रहा है कि इंग्लिश की प्रेफरेंस कम हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसके अंदर इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी, यदि आपको पढ़ना है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इस चीज को इग्नोर भी नहीं किया जा रहा। दुनिया भर के लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा है। दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हिंदी का कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हिंदी लर्निंग का, हिंदी स्पीकिंग का कोई मिलेगा, लेकिन इंग्लिश के आपको मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे वो। ठीक है। तो यहां पर एक उदाहरण हम लेते हैं जापान का। 1967 के अंदर जापान ने क्या किया था, जापान ने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था। और आज की तारीख में सारा काम, सारी पढ़ाई किस में होती है? जापानीज में होती है, उन्हीं की लैंग्वेज में होती है। तो सवाल उठता है कि 1967 में उन्होंने कंपलसरी क्यों किया था? उन्होंने कंपलसरी इसलिए किया था 1967 के अंदर कि जो बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च है, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं साइंस से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, वो सब क्या है, वो इंग्लिश मीडियम के अंदर उपलब्ध है। तो उन्होंने उस समय तो कुछ दिनों के लिए तो इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया। पर जैसे हम उन उन सारी चीजों से एक्नॉलेज हो गए, उन सारी चीजों का हमें पता लग गया, वो सारी चीजें हम ले आए और हमें हमारा एक बेस तैयार हो गया, तो हमने धीरे से स्विच ओवर कर दिया किस पे? इंग्लिश से जापानीज पे। और हमने सारी बुक्स वगैरह सब ट्रांसलेट कर दी जापानीज में। तो ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जैसे जापान ने किया ऐसे हम भी कर सकते हैं। आज हम भी उस पोजीशन में हैं। आज आजादी को इतने साल हो गए, तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि जो बंदा हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़े। तो इसीलिए हमने पिछले दिनों हमने एक साइट का भी जिक्र किया था जिसमें सारी बुक्स हिंदी के अंदर है। 22 से लेके 30 सब्जेक्ट्स की बुक, रेलिवेंट्स बुक उसमें ट्रांसलेट होके हिंदी में आ गई है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर तो स्पेशल, चाहे वो मेडिसिन की पढ़ाई हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, उसके अंदर आप हिंदी यूज कर सकते हैं। तो ये लिबर्टी यहाँ दी हुई है।
तो वहां भी लिबर्टी रहेगी। ये हमारे दिमाग में ही गलत फहमी है कि इंग्लिश को हम नहीं बढ़ावा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इंग्लिश के खिलाफ है। इंग्लिश के खिलाफ कोई भी नहीं है, इंग्लिश इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इंग्लिश इंडिपेंडेंट लैंग्वेज रहेगी। ये डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट पे। हम में से बहुत सारे लोग हैं जर्मन भाषा सीखते हैं, कोरियन भाषा सीखते हैं, इटालियन सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं। वो किस लिए सीखते हैं? वहां जॉब सीख करने के लिए, वो सारी चीजें। तो ये सारी चीजें भी, ऐसा भी नहीं है कि खाली इंग्लिश से ही सारा काम चलेगा। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, जैसे चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, रशिया है। यहाँ इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो उनकी लैंग्वेज है उसके अंदर सारी पढ़ाई और सब कुछ हो रहा है, और ये कंट्री खूब प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से समझना है। आप क्या समझते हैं लैंग्वेज के बारे में, वो अपनी समझ है, इसके बारे में कोई एक राय नहीं बन सकती। कभी कभी लगता है दक्षिण वालों की बात सही है, कभी लगता है नॉर्थ इंडियन वालों की बात सही है, कभी लगता है कि राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा तो होनी चाहिए। इतने साल बाद भी हम एक राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। राजभाषा तो हमने हिंदी को कर दिया, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप के अंदर उसको मान्यता नहीं दे पाए। इंग्लिश भी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर नहीं होता। इवन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां इंग्लिश को लेके आंदोलन हुए। मुलायम सिंह की गवर्नमेंट के अंदर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर, लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ कि इंग्लिश हटाई जाए, और वहां के जो लोकल सिविल सर्विसेज के एग्जाम थे, यूपीपीएस, उसके अंदर इंग्लिश हटाई भी गई। तो ऐसा नहीं है कि लोकल लेवल पे सबके अपने अपने डिसीजन है। तो इसको इस रूप में समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड सिनेरियो क्या कहता है और हमारी जरूरत कैसी है, उसके हिसाब से। यदि हमें लगता है इंग्लिश के बिना हमारा काम नहीं चलता, तो हमें इंग्लिश के लिए जाना चाहिए। लेकिन वी कैनॉट एसोसिएट दिस, एक यूनिफॉर्म लॉ हम नहीं बना सकते, हम थोप नहीं सकते। उनके कहने पे हम नॉर्थ इंडिया पे नहीं थोप सकते, और नॉर्थ इंडिया कहने पे हिंदी को हम वहां नहीं थोप सकते। तो इस चीज को अच्छे से समझना होगा। और वैसे यदि इंग्लिश लैंग्वेज है, एक समय में तो जब हम पढ़ते थे, छठी क्लास से शुरू होती थी अंग्रेजी। हमने ABC सीखी छठी क्लास में, सोचो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो बहुत सारे स्कूल, क्या ऑलमोस्ट सारे स्कूल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे स्टार्ट टीचिंग इन इंग्लिश। तो छठी के बाद भी वी आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो, हम अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट कैसा है। और एक समय के अंदर इंग्लिश की इतनी ट्यूशन होती थी, पूछो मत। लेकिन आज क्या है, सिनेरियो बदल गया, व्हाट्सएप है, ये है। इंग्लिश बहुत कॉमन सी लैंग्वेज हो रही है, और हिंदी ने भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के अडॉप्ट कर लिए। रिक्शा इंग्लिश वर्ड है, यूनिवर्सिटी इंग्लिश वर्ड है, ट्रेन है इंग्लिश वर्ड है, रेल है इंग्लिश वर्ड है। इनकी हम हिंदी में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदी के अंदर बड़ा टिपिकल सा वर्ड आता है। तो एक मिक्स सा कल्चर बनता जा रहा है, इंग्लिश जिसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश प्लस हिंदी। तो ये, तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो 88 कंट्रीज जो है वो कौन से हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर हैविंग देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। और 129 मिलियन पीपल इन इंडिया स्पीक इंग्लिश। और जबकि यूएस के अंदर वो लैंग्वेज होते हुए भी 306 मिलियन लोग यूएस के अंदर बोलते हैं। इसके अंदर एक डेटा और दे दिया, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने कह दिया कि 2011 में जब सेंसस हुआ था, तो उसके अंदर 90% लोगों ने लिखा इंग्लिश के बारे में कि वो इंग्लिश उनकी भाषा नहीं है। नेचुरल इंग्लिश भाषा नहीं होगी। मुझे इंग्लिश आती है, बट इट इज नॉट माई मदर टंग। मेरी मदर टंग तो अलग ही रहेगी, क्योंकि हमारे यहां से जनरेटेड भाषा नहीं है ना, भारत की भाषा नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश जानने वाले भी, जब उसे पूछा जाएगा कि आपकी भाषा कौन सी है, तो उसमें 90% लोगों ने अन्य भाषा लिखी, तो उसमें लिखेंगे। इन 90% में ऐसा हो नहीं सकता। मेरा मानना है ये परसेंटेज बहुत बड़ी है। इंग्लिश तो लगभग लगभग हर बच्चा आज की तारीख में जानता ही है, थोड़ी और ज्यादा। जो साक्षर ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं जानेगा, तो ना हिंदी जानेगा, ना रीजनल लैंग्वेज जानेगा। और दूसरी बात ये है कि लैंग्वेज के साथ क्या होता है, लैंग्वेज आपके इंटरेस्ट से आती है। जैसे हिंदी की हम व्याकरण नहीं सीखते, हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी सीख जाते हैं, लेकिन व्याकरण भी एक समय में, यदि व्याकरण की भी हम बात करें, तो लगभग लगभग हमारी व्याकरण भी सही होती है बोलचाल से। तो व्हेन वी विल मेक इट अ लैंग्वेज ऑफ डेली यूज, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वही बातें, वही निपुणता इसमें भी आ जाएगी। तो देयर इज नो, ऐसा कोई हिंड्रेंस नहीं है
ऐसा कोई बैरियर नहीं है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है, यू आर वेरी मच फ्री टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज। और इनके जो कंसर्न है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज का जो इन्होंने दिया है कंसेप्ट, तो उसके अंदर एक मदर टंग हो सकती है, हिंदी हो सकती है, तीसरी इंग्लिश हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहें, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि एज ए सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को कंपलसरी किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन था दैट वाज ओनली फॉर 15 ईयर्स, उसके बाद का नहीं था। और उसके बाद हिंदी को आधिकारिक लैंग्वेज के तौर पर बहुत सारा प्रयास किया है। लेकिन इवन दो फॉर सिविल सर्वेंट ऑल्सो, यदि कोई बच्चा यहाँ से आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है और उसको साउथ का कार्डर मिलता है, तो द कनेक्टिंग लैंग्वेज इज टुडे इवन इट इज इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ही है। तो हमें ये ना देख के इसका मायोपिया है, ये है, वो है, दूरदर्शिता है, ये है, ये हमें अपने कंफर्ट, अपने यूज, अपने प्रोफेशन, इसके हिसाब से हमें चुनना है। तो वी आर वेरी मच फ्री, ठीक है। तो इस आर्टिकल को पढ़ लेना, इसमें मैं बहुत ज्यादा ऐसा रखूंगा नहीं अपना विचार। ये कह भी रहे हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था, उससे डिमांड बढ़ी थी, और ये सारी चीजें ठीक है, जरूरत के हिसाब से बदलती हैं चीजें, ठीक है। हम पहले कौन सीखता था, जर्मन, जापानीज और ये नहीं सीखता था, आज जो जॉब कर रहे हैं वो सीखते, ठीक। तो अगला जो आर्टिकल है हमारा, वो आप आ जाओ। ये आर्टिकल ये पहले भी काफी हाईलाइटेड आर्टिकल रहा है, और ये शुरू हो रहा है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे घोषित किया था। और ये कब किया था, ये उसी दौरान किया था जब दिल्ली के अंदर 3-4 आईएएस एस्पिरेंट बच्चे जो कोचिंग ले रहे थे, वो वहां बेसमेंट के अंदर पानी भरने की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मौत हो गई थी। उस चीज को लेकर ये इशू था, ठीक है, उसके तुरंत बाद था। इसी इशू को लेते हुए इन्होंने कुछ डेटाज दिए। उन्होंने ये कहा है कि आज की तारीख में जैसे फ्लड्स बहुत आ रहे हैं, बारिश की वजह से पानी बहुत भर रहा है, ठीक है, और इसके अलावा बादल फट रहे हैं, ये जो चीजें घटनाएं हो रही हैं, सी का लेवल रेज हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स इन्होंने यहां की है। साइक्लोन आ रहे हैं, हरिकेन्स आ रहे हैं, सुनामी आ रही है, ये सारी चीजें क्या है कि हमारे को खतरा बढ़ा रही है, किस चीज का, डूबने का। और एक इन्होंने डेटा दिया है इसके अंदर कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी मौतें होती हैं डूबने से, उसमें से 43% डेथ आर ड्यू टू ड्राउनिंग, मोस्ट चिल्ड्रन आर अंडर 5, और अपने घर के 20 मीटर के दायरे में मरते हैं। बड़ी अलार्मिंग सिग्नल है। इसका मतलब क्या है, लापरवाही है कि घर के 20 मीटर के दायरे में यदि कोई बच्चा मर रहा है और पानी की वजह से मर रहा है, डूबने की वजह से मर रहा है, तो इट इज वेरी मच अलार्मिंग सिग्नल। 43। लेकिन आखिरी में कह रहे हैं इस चीज के ऊपर इन्होंने बहुत हद तक इसको रिड्यूस किया है, 88% तक बांग्लादेश ने इसमें कमी लेके आए हैं। वो कमी कैसे लेके आए, सजगता से, सुपरविजन से, इस बात की अवेयरनेस फैला के यहां पर। इसी तरह से एक डेटा और है, सेकंड पैराग्राफ में आप देखो, ये कह रहे हैं every hour at least 42 people drown. According to WHO, 236,000 lives were lost to drowning every year, and almost 82,000 of them are children age 1 से 14 साल year. Despite of having death toll equivalent to 2/3 that of malnutrition and half that of malaria, drowning remains largely unreported and neglected public issue. इतने बच्चे मर जाते हैं। कुपोषण पे हमारा बहुत चिंता है, कुपोषण को लेकर सरकारें बहुत स्कीम भी चला रही है, सारी चीजें कर रही है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो कॉज दिया है, मलेरिया की वजह से, बीमारियों की वजह से बच्चे मरते हैं, लेकिन इस पे हमारा ध्यान नहीं है कि जो डूबने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, कहीं घूमने जाते हैं। तो इस चीज के लिए भी सजग करना, जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम इस टोल को कम कर सकें। इनका कहने का मतलब ये। दूसरा एक और बड़ा कॉज बताता हूं आपको, कि जो ये माइग्रेशन करते हैं, इलीगल माइग्रेशन, यहां से, इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से, एशिया से बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन होता है कनाडा जाने का, यूरोप जाने का, वहां जॉब करने का, ये बहुत बड़ा है। और पंजाब में देखोगे तो पंजाब तो पूरा भरा पड़ा है, उनका एक ही एम्बिशन होता है, कनाडा जाना, ठीक है। तो इसको लेके वहां इलीगल मीन से जाते हैं वो, पानी में से, उसमें से, और
क्या होता है, उनका थोड़ा सा लालच होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है उस पे वो बोट लेके जाते हैं। कैपेसिटी बोट की है 6 आदमियों की, बैठे हैं 15। तो ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, ऐसे एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं जिनके अंदर हम अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। यहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी में और इनके अंदर जो लाइफ लाइन है गंगा नदी के अंदर, हम अक्सर सुनने में आता है हमें कि नाव डूब गई। किस वजह से डूब गई? क्योंकि उसमें ज्यादा लोग सवार थे, जरूरत से ज्यादा। इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, छोटी छोटी प्रिकॉशंस लेना, पानी आना, पानी भरना अभी आम बात है। पहले राजस्थान के अंदर फ्लड्स नहीं आते थे, अब तो हम वो भी देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भी बाढ़ आ रही है। और बाढ़ क्या आ रही है, पानी का रास्ते इतने सकरे हो गए, सब जगह कंक्रीट हो गया है, पेड़ रहे नहीं है, पानी का फ्लो इतनी तेज होता है, वो गाड़ियों को बहा ले जाता है, गाड़ियों के अंदर लोग बाग डूब जाते हैं। ये रिपोर्टिंग की गई है। अभी आपने फरीदाबाद का एक केस देखा होगा, थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, अंडरपास के अंदर बारिश में उसमें 2 बच्चे मर गए। 2 बच्चे क्या, देवर एडल्ट, बड़े थे, वो दोनों मर गए उसके अंदर घुस के। अंडरपास के अंदर भी बहुत सारी मौतें हो रही है। तो पानी के साथ आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप सतर्कता बरतें, क्या प्रिकॉशंस लें, किस तरह से बचाव करें, ये भी आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें भी होनी चाहिए। और आम लोग अवेयर होने चाहिए, क्योंकि आगे आगे ये घटनाएं बढ़नी है। जैसे जैसे जितने भी तूफान है, कोस्टल एरिया तो हमेशा इन खतरों से जूझता रहता है। कभी कोई चक्रवात आ रहा है, कभी कोई चक्रवात आ रहा है, कभी कोई तूफान आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर अवेयरनेस वाली बात है, और ये अवेयरनेस होनी भी चाहिए, और इसको लेकर WHO बड़ा कंसर्न है। और ये अवेयरनेस आखिर तक पहुंचनी चाहिए, गांव के अंदर भी। हर साल हम ये रिपोर्टें आती हैं, गर्मियों के अंदर नहाने गए, जोड़ में बच्चे मर गए, नहर में बच्चे मर गए, स्लिप करने से वो तर्पण करने गए थे, कावड़ लेने गए थे, ये सारी चीजें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पानी किस तरह से बिहेव कर सकता है और हम कितने असहाय हो सकते हैं उससे। तो ये सारी ट्रेनिंग जरूरी है। इसके अंदर और भी दे रखा था एक जगह का कि वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग दी बच्चों को स्विमिंग की। ये आप देखो, 3rd पैराग्राफ में देखो, सेवरल कंट्रीज हैव अडॉप्टेड वाटर सेफ्टी प्लान्स व्हाइल ऑस्ट्रेलिया हैज फोकस्ड its attention on its vast coastline and is promoting frontline water safety with surf lifesavers and lifeguards। जो सर्फिंग करते हैं ना, ऐसे भी लगाए हुए हैं लाइफ गार्ड्स वगैरह। वियतनाम हैज प्रायोरिटाइज्ड स्विमिंग लेसन्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ब्लूमबर्ग और ये सारा इनका दे रहा है, वियतनाम फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन ड्राउनिंग विच इंट्रोड्यूस द स्विम सेफ करिकुलम। स्विम सेफ करिकुलम भी आपको नदी के अंदर किस तरह से आप तैर सकते हैं, खड़े पानी के अंदर कैसे तैरेंगे, बाढ़ के पानी में कैसे तैरेंगे, आपकी गाड़ी फंस जाती है, पानी भरने लगा, उसमें आप बचाव कैसे करेंगे। ये दीज आर द टॉपिक्स ऑफ जनरल डिस्कशन। लाइफ को इंपॉर्टेंस देनी ही देनी पड़ेगी, वरना ये रिस्क आने वाले दिन के अंदर बढ़े ही बढ़ेंगे। सो वी हैव टू इनकलकेट दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन आवर करिकुलम ऑल्सो। पढ़ाई के अंदर भी हमें करना चाहिए, बच्चों को अवेयर भी करना चाहिए, पेरेंट्स को भी अवेयर करना चाहिए, और किस तरह के मेजर्स हम ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ, अपने बच्चों को ये बताना भी चाहिए। और इवन इंडिया में तो बड़ों को ही नहीं पता कैसे बचाव करें, जब बड़े लोग इसके अंदर डूब के मर जाते हैं। आप देखो अंडरपास, अब पहले रेलवे के ऊपर क्रॉसिंग्स होते थे, लेकिन आज की तारीख में सारे क्रॉसिंग्स ऑलमोस्ट बंद कर दिए, सब अंडरपास बना दिए। और बारिश के अंदर पानी भरना स्वाभाविक है, लेकिन उसको पानी को निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं है। और इस तरह के अंडरपास हर बड़े शहर के अंदर बहुत सारे। तो उन अंडरपास में भी जाने से पहले यू मस्ट टेक सम प्रिकॉशंस, आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल उसको लेके है। तो ऐसे जो आर्टिकल है ना, वो क्या है कि एक एक उसके लिए बांग्लादेश ने भी एक जो कम्युनिटी बेस्ड है, आंचल करके ये स्कीम चलाई है, वो देख लेना आप। ठीक है, इसको पढ़ लेना।